हेलो प्यारे अभ्यर्थियों, आप सबका स्वागत है स्टडी जी के ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे अभ्यर्थियों, आज हम कक्षा 8 के साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो 2024 का जो आपके एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो आरबीएससी के लिए जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 8 का, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर आपके लिए लेके आए हैं। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिससे उनको भी पता चले। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लगभग सवाल ऐसे ही आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले प्रश्न की ओर, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके ऑप्शन है अ ऑक्सीजन, ब नाइट्रोजन, स कार्बन डाइऑक्साइड और द है कार्बो मोनोऑक्साइड। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो आपके ईंधन के अपूर्ण दहन से है जो कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस बनती है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का, आपके विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है एग्जाम के नजरिए से। दूसरे प्रश्न की हम बात करें तो दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है। तो आपके ऑप्शन नंबर अ है एलपीजी, ब है सीएनजी, स है कोयला और द है पेट्रोल। तो प्यारे विद्यार्थी, ये तो आप सभी को पता ही है कि घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है। तो ये आपके राइट आंसर की बात करें तो अ आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये घरों में है जो एलपीजी सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है, एलपीजी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है। प्यारे विद्यार्थी, तीसरा प्रश्न हमारे सामने है कि आप वनमूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो आपको सुझाव ऑप्शन नंबर अ है कागज का पुनः उपयोग करना, ब है कागज का पुनः चक्रण, स है कागज की बचत करना और द उपयोग सभी। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, वनमूलन को रोकने के लिए ये है जो उपयुक्त सभी को इसको काम में लाना है। जैसे कि कागज का पुनः उपयोग करेंगे, कागज का पुनः चक्रण करेंगे, कागज की बचत करेंगे, सभी वनोन्मूलन को ये रोकने के उपाय है। इसका राइट आंसर द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं प्यारे प्यारे। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आवर्ती का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर अ है सेकेंड, ब है मीटर, स है हर्ट्ज और द है न्यूटन। तो प्यारे प्यारे, आवर्ती का जो मात्रक है वो आपका हो जाएगा हर्ट्ज। स आपका राइट आंसर हो जाएगा, हर्ट्ज है जो आवर्ती का मात्रक है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। पांचवा प्रश्न हमारे सामने है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। तो आपके ऑप्शन नंबर अ है टेलीविजन तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता का कम करना, ब है औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना और स है वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना और द है उपयोग सभी। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा उपयोग सभी। जो ये सब कार्य है वो करेंगे तो ही जो ध्वनि प्रदूषण कम कर सकते हैं, जो कि है टेलीविजन तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता को कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना और वाहनों को हॉर्न को कम बजाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको साथ साथ में नोट भी करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला छठा प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। तो आपके ऑप्शन नंबर अ है रबड़, ब है एल्यूमिनियम, स है लकड़ी और द है प्लास्टिक। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से आपको बताना है पदार्थ का कौन सा जो पदार्थ है वो विद्युत का सुचालक है। तो आपके ऑप्शन नंबर के इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है वो ब हो जाएगा, जो कि ये एल्यूमिनियम है जो विद्युत का सुचालक है। बाकी सब प्लास्टिक तो होगा नहीं, लकड़ी भी होगा नहीं, रबड़ भी नहीं होगा, ये विद्युत का कुचालक है अगर आपसे पूछे तो। अगला प्रश्न हमारे सामने, सातवां प्रश्न हमारे सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गैस बर्नर साइकिल का हैंडल, पहियों के स्ट्रीम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ है क्रोमियम चमकदार होती है, ये एक क्षारित नहीं होती हैं, स ये खरोचों का प्रति
रोध करती है और द उपयोग सभी। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो सातवें का है जो आपका राइट आंसर है द हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। क्रोमियम में चमत्कार होती है, ये सच्चरित नहीं होती है, सच्चारित नहीं होती, और स ये खरोचों का प्रतिरोध करती है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ये आठवां प्रश्न हमारे सामने, आप निम्न में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से अवस्थित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर है प्लास्टिक स्केल को, ब है फूला हुआ गुब्बारा, स है तांबे की वस्तु, और द है ऊनी स्वेटर। तो आप है इसमें निम्न में से घर्षण द्वारा आसानी से अविकसित नहीं कर सकते। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो आठवें का आपका स आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है तांबे की वस्तु है जो घर्षण द्वारा आसानी से अविकसित नहीं कर सकते। स आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये तो आपके थे जो कि अवसाद प्रश्न थे, जो कि 8 प्रश्न आपके सामने आएंगे। अगला प्रश्न आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आपको इसमें भरना है क्या क्या आएगा इसमें। तो इसके हम इसमें आपके पूछा गया है कि निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी के निम्नलिखित इस भरना है, जैसे कि पारंपरिक साधन कौन से होंगे, आधुनिक साधन कौन से होंगे। तो इसमें हमें पहले हम पारंपरिक साधन की बात करें तो पारंपरिक साधन में आपके है जो मोट हो जाएगी, ये है ना, मोट आपके हो जाएगी। और अगले हम बात करें तो पारंपरिक साधन में जो कि है ढेकली है जो आपका पारंपरिक साधन है। और अगले की बात करें तो रहट है जो आपका पारंपरिक साधन है। और अगर हम आधुनिक की बात करें तो आधुनिक में है जो जैसे कि ड्रिप तंत्र हो गया, ड्रिप तंत्र। और अगला है ये देखो ड्रिप तंत्र, और अगला है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र आपके इसमें लाइन में आ जाएंगे। और बाकी सब जो है कि मोट, ढेकली, रट है जो इस ऑप्शन पारंपरिक साधन में आ जाएंगे, ये आपको अपने हिसाब से भर देना है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान से पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। मैं आपको उत्तर बताता हूँ। निम्न प्रति जैविक औषधि के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे। तो 10वां प्रश्न हमारे सामने है, प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे। तो इसके हम आंसर की प्यारे प्यारे बात करें तो प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में हम है जो पहले तो हम कवक का उपयोग करेंगे। आपको लिखना है कवक, कवक, कवक। और दूसरा है जो कि है जीवाणु, जीवाणु का उपयोग करेंगे, जीवाणु। आपको इस प्रकार से इसमें बनना ये आएगा इसका। अगले हमें 11वें प्रश्न की प्यारे प्यारे बात करें तो 11वां प्रश्न हमारे सामने है, एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम आपको बताना है। एलपीजी को क्या कहते हैं, सीएनजी को क्या कहते हैं। तो हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी को हिंदी में है जो, इसमें हम इंग्लिश की बात करें तो एलपीजी में कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और हिंदी में बात करें तो इसका हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम और गैस, ये आपका एलपीजी का हो जाएगा। और हम सीएनजी की बात करें तो इसमें हम इंग्लिश की बात करें तो इसका हो जाएगा कंप्रेस नेचुरल गैस। और हिंदी की बात करें तो इसमें आपका सीएनजी का पूरा नाम है वो हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक, ये हो जाएगा गैस। इस प्रकार से आपको लिख के आना है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उत्तर देना है और कॉपी में जरूर नोट करना है। 12वां प्रश्न हमारे सामने है, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं। जो खिलाड़ी है वो मैदान में खेलते हैं तब उसको कीलदार जूते उसका उपयोग क्यों करते हैं। तो इसके हम बात करें तो खिलाड़ी है, क्योंकि आपको लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्योंकि जूते का उपयोग घर्षण के लिए किया जाता है और खिलाड़ी मैदान में फिसले नहीं, इसलिए खिलाड़ी हैं जो कीलदार जूतों का उपयोग करते हैं मैदान में खेलते समय। आपको इस कॉपी में उतारना है। इस प्रकार से मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि खिलाड़ी है वो जूते हैं वो कीलदार इसलिए यूज करता है क्योंकि घर्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है और खिलाड़ी मैदान में फिसले नहीं, इसलिए वो कीलदार जूते स्पाइक्स का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। 13वें प्रश्न की हम बात करें प्यारे प्यारे तो 13वां प्रश्न हमारे सामने है,
आपको सही विकल्प चुनना है और सामने आपको सही मिलान भी करना है। तो हम देखते हैं कि रासायनिक उर्वरक है जो किससे मिलान होगा। तो हम रासायनिक उर्वरक की बात करें तो रासायनिक उर्वरक है जो यूरिया है वो सुपर फॉस्फेट से इसका मिलान हो जाएगा, इससे मिलान हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो कार्बनिक खाद है वो किससे मिलान होगा, तो कार्बनिक खाद है वो आपके तीसरे से मैच हो जाएगा। जैसे कार्बनिक खाद है वो पशु अपशिष्ट गोबर पादप अवशेष होते हैं। अगला स है जो खरीफ की फसल है वो कौन सी है, इसमें आपको उससे आपको मैच करना, आपको मिलाना है। खरीफ की फसल की हम बात करें तो स का आपका है वो 4 नंबर हो जाएगा, जो कि है चावल एवं मक्का। चावल एवं मक्का जो खरीफ की फसलें हैं। और अगले की हम बात करें जैसे कि थ्रेसिंग, थ्रेसिंग की हम बात करें तो ये है अनाज के दाने को भूसे से अलग करना, इसका मिलान इससे हो जाए। इसको आपको इस प्रकार से मिलान करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और आगे भी ऐसे ही आपके मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर लेके आऊँगा जिससे आपको पता लगे, इसलिए आपको बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना है। 14वें प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, जैसे कि आप देख सकते हैं नाइट्रोजन स्थलीकरण में राइबोजेशियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। इसमें आपको जीवाणुओं के महत्व को समझाना है, आपको इस प्रकार से लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको लिखना है जैसे कि नाइट्रोजन स्थलीकरण में राइबोजेशियम जीवाणु के महत्व को समझाना है। तो इसमें आपको लिखना है फलीदार फसलों की जड़ों में रहने वाले राइजोबियम जीवाणु हवा के नाइट्रोजन को नाइट्रिक यौगिक में बदलकर मिट्टी में छोड़ देते हैं जिससे वो उपजाऊ बन जाती है। ये जो है ये आपके दलहनी फसलों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, फलदार फसलों की जड़ों में रहने वाले राइजोबियम हैं जो जीवाणु हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रिक यौगिक में बदलकर मिट्टी में छोड़ देते हैं जिससे वो मिट्टी में उपजाऊ बन जाती है। ये दलहनी फसलों के लिए यूज दलहनी फसलों में होता है। ध्यानपूर्वक आपको समझ में आ गया। ये प्रश्न इस प्रकार से करना है आपको। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपको इसमें सत्य असत्य का मिलान करना है। तो इसमें हम बात करें तो पहला है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है, क्या ये सत्य है या असत्य है। तो हम बात करें तो ये सत्य है। जीवाश्म ईंधन है समाप्त होने वाले संसाधन, वे कभी भी समाप्त हो जाते हैं, इसका हो जाएगा सत्य, राइट हो जाएगा, राइट। और अगला है कोयला व पेट्रोल असीमित संसाधन है। तो क्या कोयला व पेट्रोल असीमित संसाधन है? नहीं प्यारे प्यारे, ये गलत हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है और वापस कोयला व पेट्रोल असीमित संसाधन, असीमित नहीं है, ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। अगला आपका सत्य असत्य है, कोल तार विभिन्न पदार्थों का एक मिश्रण है। यह आपका सत्य हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। और अगला है कि कोलदार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो कोलदार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो प्यारे भैया तो इसमें है जो आपका है वो सत्य हो जाएगा। हाँ जी, आपका सत्य हो जाएगा, राइट ऑप्शन लगाना है, आपको सत्य लिखना है, मैं राइट लगा रहा हूँ। और अगला है आपके सामने पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है, क्या ये सत्य है। तो हाँ प्यारे भैया तो ये सत्य है। पैरालिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन बनाने आदि में प्रयोग किया जाता है, ये सत्य हो जाएगा, राइट आंसर, राइट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला आपका दिया गया सारणी दी गई है और इसमें आपको दहन और ज्वाला में दो अंतर बताने हैं। तो इसमें हम दहन और ज्वाला की बात करें तो पहले हम दहन की बात करते हैं। आपको लिखना है दहन एक रासायनिक प्रक्रम है जिसे पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देती है। ये आपका इसमें आ जाएगा पहले में। और इसमें आपको एक और लिखना है। दूसरे की हम बात करें तो इसके जो प्रकार है वो इस प्रकार है, ये तीव्र दहन है, स्वतः दहन है और विस्फोट दहन है, विस्फोट दहन।
तो इसमें आपको ये प्रकार में लिखना है यहाँ पर। और ज्वाला की हम बात करें तो ज्वाला में जो दहन का दिखाई देने वाला भाग गैसीय अवयव ज्वाला कहलाती है। जो दहन का दिखाई देने वाला भाग होता है वो गैसीय अवयव ज्वाला कहलाती है। और इसके हम प्रकार की बात करें तो इनके 3 प्रकार है, अदीप, दीप्त, ज्योति क्षेत्र। ये इसके 3 क्षेत्र हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखने होंगे। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया। अगले प्रश्न की हम बात करें तो 17वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। आपको इसमें आशय स्पष्ट करना है, जैसे कि रेड डाटा पुस्तक क्या होती है, जैव विविधता क्या होता है, इस प्रकार आपसे बताना है। तो मैं आपको इस प्रकार से बताता हूँ, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो रेड डाटा पुस्तक प्यारे विद्यार्थियों जो कि है वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न और विलुप्त स्वसीज के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है उसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। इस प्रकार से आपको इसका लिखना है, जैसे कि वो पुस्तक जिसमें संकटापन्न और विलुप्त प्रजातियों के बारे में रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है, उसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। और इसमें जैव विविधता की बात करें तो और सबसे पहले ये रेड डाटा पुस्तक जारी कौन करता है, तो रेड डाटा पुस्तक है वो IUCN जारी करता है। और हम जैव विविधता की बात करें तो किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में रखी जाती हैं उसे जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का हो जाएगा जिसमें विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाली सजीव की विभिन्न किस्मों को रखा जाता है। और अगले प्रश्न की हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न हमारे सामने है 18वां प्रश्न हमारे सामने है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको किस प्रकार से। तो इसके हम बात करें तो पहला है, अमीबा खाली जगह द्वारा जनन करता है। तो इसमें आपका है जो खाली जगह में है वह द्विखंडन आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें द्विखंडन पहले आपके ऑप्शन में जो है खाली जगह, इसमें द्विखंडन आ जाएगा। अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है, ये आपको अपनी कॉपी में उतारना है। वह है जो अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन खाली जगह कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो वो है वो निषेचन कहलाता है, ये आ जाएगा आपको इस खाली जगह में निषेचन। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है पहला, ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरे की हम बात करें स की बात करें तो मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसी है जो जरायुज कहते हैं, ये आपका तीसरे का हो जाएगा। तीसरा जरायुज यहाँ पर आ जाएगा। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। अगला द है हमारे सामने, मुकुलन द्वारा जनन खाली जगह में होता है, तो इसमें ये हो जाएगा आपका हाइड्रा। चौथी खाली जगह में है जो हाइड्रा आ जाएगा, यहाँ पर आपको हाइड्रा लिखना है, हाइड्रा इस प्रकार से। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आपको अपनी कॉपी में लिख देने हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये बहुत 4-4, 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। 19वां प्रश्न हमारे सामने है, दाब और बल में संबंध को सूत्र समझाइए। सूत्र भी लिखना है और आपको इसमें बताया गया दाब और बल से क्या संबंध है, जो इस प्रकार से। तो हम दाब की बात करें तो आपको इस प्रकार से लिखना है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। समझ गए प्यारे विद्यार्थियों, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र आपका है वो इस प्रकार हो जाएगा, आपको लिखना है दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, ये आपका यहाँ पर हो जाए, ये इसका सूत्र है, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे हो सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हम घर्षण शत्रु कैसे है तो ये लिखेंगे, पहला आपको पॉइंट लगा के लिखना है शत्रु कैसे है।
तो आपको है कि घर्षण के कारण वस्तुएं घिसती हैं, ये इसका एक शत्रु है और शत्रु ऑप्शन में आ जाएगा। और दूसरे में घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है, ये दूसरे ऑप्शन में आपको इस प्रकार से हेडिंग लगा के लिखना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। समझ में आ गया। और अगर हम मित्र की बात करें तो घर्षण है वो मित्र कैसे हो सकती है, तो मित्र में पहला पॉइंट लगाकर आपको लिखना है, यदि घर्षण नहीं होता तो चलना मुश्किल हो जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको चलना मुश्किल हो जाता अगर घर्षण नहीं है, इसलिए ये मित्र है। और दूसरा है घर्षण नहीं होता तो हम लिख नहीं पाते थे, अगर हम लिख रहे हैं ना कॉपी पे वो लिख नहीं पाते अगर घर्षण नहीं होता तो। और तीसरा है यदि घर्षण नहीं होता तो हम भवनों का निर्माण नहीं कर सकते, घरों का निर्माण नहीं हो सकता, ये लिखना है आपको 3 पॉइंट बना के मित्र और शत्रु में। अगला हमारे सामने 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जैसे कि पहले का हो गया सुचालक की व्याख्या करनी, सुचालक पदार्थ। तो हम सुचालक की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है सुचालक कहलाते हैं। इसके जैसे कि हम एक दो इसके बता रहे उदाहरण, जैसे कि तांबा चांदी, ये है जो विद्युत के सुचालक है, तांबा चांदी। और दूसरे की बात करें विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव लिखिए, आपको रासायनिक प्रभाव बताना है। दूसरा इसका आपको लिखना है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती हो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। आपको ध्यानपूर्वक इस प्रकार से आपको लिखना है। एक बार फिर बताता हूँ, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों 22वां प्रश्न है, अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए हम क्या सुझाव देंगे, क्या सुझाव देंगे, ये तो आपको पता ही होगा हम क्या करेंगे जिससे कि हमारे नेत्र लंबे समय तक सही रहे, स्वस्थ रहे और हमें अच्छा दिखाई दे। तो पहले पॉइंट में आपको लिखना है कि हम आँखों को साफ रखेंगे, दिन में हम आँखों को 2-3 बार अच्छे और स्वच्छ पानी से धोएंगे। और दूसरा है हम तेज़ धूप में चश्मे का जैसे कि सन ग्लासेस का यूज करेंगे, जिससे कि ये सूर्य की रोशनी से हमारे आँखों में एलर्जी वगैरह नहीं हो, जैसे कि आँखों पर प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार से आपको लिखना है, 2-4 पॉइंट आप लिख देना है। ये प्रश्न आपके 4 नंबर का है। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए। तो आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखने हैं, जैसे कि ट्रैफिक नियमों का हम पालन करेंगे, सड़क के बाएं ओर चलेंगे और जो है आपके ड्राइविंग लाइसेंस का हम उपयोग करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगली क्लास में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रश्नों के साथ। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे और आपको समझ में आए। इस प्रकार से आपको लाइक करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपनी तैयारी को जारी रखें हमारे साथ स्टडी जीके ज्ञान चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।